नमस्कार आप सभी को और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, है ना? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, सभी लोग अच्छे हैं, एक बार बताएँगे? सभी साथी बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं? जी। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हालाँकि अभी तो हम ठीक है 3 बजे आपको पढ़ा के गए 3 से ठीक है लगभग 4:20 तक क्लास हुई थी और बीच में फिर एक गैप लिया 10-1 मिनट का और उसके बाद फिर से आपके सामने हम उपस्थित हैं, रोज़ाना ऐसे ही हमारा शेड्यूल होता है, उपस्थित होते हैं आपके सामने। ठीक है, आइए, चलते हैं हम लोग और आज हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे जी, ठीक है, समाजवाद, ठीक है, और आपका गांधीवाद और प्लस समाजवाद, गांधीवाद हमने दोनों को जाना था, दोनों को समझा था और प्लस हमने ठीक है चर्चा की थी कल आपकी समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में। ठीक है, मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, इससे ज़्यादा डिटेल और डेप्थ मुझे ठीक है कोई एक क्वेश्चन नहीं लगा। लेकिन जितना मैंने कल पढ़ा दिया उतना मोर देन इनफ है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी थ्योरी में नहीं जाना। ठीक है, चलिए, तो फिर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप मुझे बताएंगे क्या क्या हो गया? अभी तक आपके ठीक है दार्शनिक, चिंतक एवं विचारक हो गए। ठीक है, ये हो गया दार्शनिक, चिंतक एवं विचारक, हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, ये पॉलिटिकल थिंकर्स हमने, इसके बाद हमने राज्य की अवधारणा, राज्य क्या होता है इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तीसरा हमने शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था एवं उसके अंग शासन के। चौथा हमने विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां, शासन प्रणालियों के प्रकार। शासन प्रणालियों के प्रकार, ठीक है, ये हमने देखा बच्चे, शासन प्रणालियों के प्रकार, इसको हमने जाना। राज्य की अवधारणा, शासन व्यवस्था एवं अंग, ठीक है, दार्शनिक, चिंतक एवं विचारक बच्चे, ये हमने समझा। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से टॉपिक होंगे मुझे एक बार बताना बच्चे आप लोग। अच्छा, नेहा कह रही है कुछ तो पीवाई क्यू सॉल्व कराओ तभी तो पता चलेगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। आप चिंता ना करो, ठीक है हरीश जी, जी बेटा, आप सभी लोग चिंता ना करो। ठीक है, मैं बिल्कुल कराऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, ये पीवाईक्यू में सॉल्व कराऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं अभी, ठीक है, कि जो आपके 3 विषय चल रहे हैं जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूं, ये 3 विषय लगभग 50-60% हो जाए। ठीक है, और इनके 50-60% हो जाने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इतना सिलेबस कर चुके हैं। जी, थिंकर समझ नहीं आ रहे हरीश, बस 1 से 2 बार आप इसको रिवाइज करो। जब 1 से 2 बार आप रिवाइज करोगे आपको थिंकर्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी थिंकर्स में, ये मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। थिंकर्स को मैंने ठीक है प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ाया हालांकि। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बाद ठीक है हमने संवैधानिक विकास, बेटा पूरा संवैधानिक विकास हमने पढ़ा, संवैधानिक विकास हमने पूरा पढ़ा, पूरा संवैधानिक विकास। इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और हमने ठीक है 1935 की भारत शासन अधिनियम तक पढ़ा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 की भारत शासन अधिनियम तक। छठवां टॉपिक हमने समाजवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद एवं गांधीवाद। ठीक है, ये हमने देखा।
ठीक है, दोनों में हमने बच्चे एक तुलना की और तुलना करते हुए ठीक है दोनों चीजें हमने बताई। देखो भाई सिलेबस तो नो डाउट यार बहुत सही चल रहा है, ठीक है बहुत सही चल रहा है, इतने सारे टॉपिक हम कर चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आज जो हमारा और तो कोई टॉपिक बचा हुआ नहीं है, प्लीज एक बार बताएंगे अवंतिका जी। हाँ स्टेटमेंट आते हैं, कोई बात नहीं मैं सारे करा दूंगा, बिल्कुल संवैधानिक विकास। और तो कोई टॉपिक आपका बचा हुआ नहीं है, ठीक है। आज हम बात करेंगे सातवां टॉपिक, ठीक है ना, वो होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये आज का हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है। और भारतीय संविधान की विशेषताओं में ही बच्चे कहीं ना कहीं आज हम प्रस्तावना को भी यहीं पर पढ़ लेंगे, अगर हमारे पास समय रहता है तो प्रस्तावना को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अब भारतीय संविधान की विशेषताओं पर आएंगे। हमारा सातवां टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषताएं, विशेषताएं। चलिए अब यहां पर जब हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहली विशेषता है, ये ध्यान रखना, हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं। हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं, ठीक है। दूसरा, हम एक समाजवादी राज्य हैं, तीसरा, हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं बच्चे, और चौथा, हम एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। हम एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं, गणराज्य, ठीक है। तो हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं, हम एक समाजवादी राज्य हैं, हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, हम एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं जी। अब यहां पर सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, ठीक है, सबसे पहले आप इसे समझो कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता क्या होती है। अगर आपने इसने समझ लिया तो इसका मतलब है कि कोई भी इशू फिर आपके जीवन में नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का मतलब होता है बेटा ऐसा राज्य जो अपने शासन प्रणाली से संबंधित, जो अपनी शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता रखता है, जो किसी भी भीतरी और बाहरी दबाव में आकर निर्णय नहीं करता। तो एक ऐसा राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है बच्चे, ठीक है, ऐसा राज्य, ऐसा राज्य जो शासन को संचालित करने के संबंध में, ऐसा राज्य जो शासन को संचालित करने के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय करने में स्वतंत्र होता है, सभी निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है बच्चे, स्वतंत्र होता है, ठीक है, बिना किसी भीतरी और बाहरी दबाव के कार्य करता है, बिना किसी भीतरी और बाहरी दबाव के कार्य करता है, बिना किसी भीतरी और बाहरी दबाव के काम करता है। दबाव के कार्य करता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, मतलब एक ऐसा राज्य मेरे प्यारे बच्चे जो, ठीक है, अपने शासन को संचालन करने में बच्चे, जो शासन को चलाए जाने में सभी प्रकार के निर्णय करने की क्षमता स्वयं रखता है। मतलब ठीक है, कोई भी भीतरी और बाहरी शक्ति किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। वह सभी प्रकार के स्वतंत्र निर्णय करने के लिए, ठीक है, एकदम मेरे प्यारे बच्चे फ्री है, ठीक है, वह सभी निर्णय करने के लिए एकदम स्वतंत्र है, ठीक है। वह हर एक निर्णय करने की स्वयं क्षमता रखता है, ठीक है। कोई बाहरी व्यक्ति या कोई आंतरिक व्यक्ति,
ठीक है, उसको मॉडरेट नहीं कर सकता, उसको संचालित और संपादित नहीं कर सकता। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, आप मुझे बताना, क्या 1947 से पहले, ठीक है, हम, ठीक है, मैंने आपसे पूछा है, और प्लीज बताना, क्या 1947 से पहले हम एक राज्य थे? बताओ। क्योंकि राज्य होने की 4 शर्तें होती हैं। एक, ठीक है ना, भूभाग होना चाहिए। दूसरा, उस पर निवास करने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, जनसंख्या को शासित प्रशासित करने के लिए सरकार होनी चाहिए। और चौथा, सरकार के पास अपने समस्त निर्णय करने की एक क्षमता होनी चाहिए, जिसको आप संप्रभुता बोलते हैं। मैं संप्रभुता आपको राज्य में समझा चुका हूं, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, संप्रभुता मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, सब लोग फिर से सुनना ध्यान लगा के, कि राज्य होने की 4 शर्तें होती हैं। एक, निश्चित भूभाग हो। दूसरा, उस पर निवास करने के लिए जनसंख्या, ठीक है, और वह जनसंख्या बचे उस भूभाग पर निवास करे, और सरकार, ठीक है, उस भूभाग के भीतर उस जनसंख्या के लिए नियम और कानून बनाए और उनको लागू करवाए। ठीक है, चौथी चीज होती है संप्रभुता। मतलब संप्रभुता का मतलब है वो सरकार किसी के दबाव में कार्य ना करे, ना कोई भीतरी या ना कोई बाहरी दबाव। ठीक है, वो, ठीक है, उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाली जनसंख्या के हित में, ठीक है, उसके कल्याण में, शासन व्यवस्था के संचालन में सभी प्रकार के निर्णय लेने की स्वतंत्र, ठीक है, शक्ति रखने वाली सरकार हो, तो तब एक राज्य बनता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या 1947 से पहले हम एक राज्य थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, और वे सरकार ब्रिटिश भारत की सरकार कही जाती थी। क्या कही जाती थी? ब्रिटिश इंडिया की सरकार। क्योंकि हमारे सारे निर्णय जो लिए जाते थे, सारे के सारे निर्णय बच्चे ब्रिटिश संसद के द्वारा लिए जाते थे। हम अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में जो भी नियम और कानून आया, उसी के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता था। जैसे कि आपने संवैधानिक विकास पढ़ा, आप बताएंगे मुझे, आपने संवैधानिक विकास पढ़ा, संवैधानिक विकास में आपने नहीं देखा कि शासन भारत में हो रहा है और कानून बनकर इंग्लैंड से आ रहा है? बोलो, आपने पढ़ा कि नहीं? तो क्या हम उस समय राज्य थे? नहीं भाई। ठीक है, भारत में शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है, भारत में गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल है, उसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, और ये दोनों संस्थाएं ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर अपने मैसेजेस को आगे कन्वे करती हैं, और उसके आधार पर गवर्नर जनरल उसके काउंसिल से भारत में कानूनों का संचालन करवाती हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक राज्य नहीं थे। ठीक है लक्ष्मी जी, ये बात समझ में आई? लक्ष्मी, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है, लेकिन तुम्हें इतने सारे डाउट रहते हैं कि बस कुछ पूछो मत। बेटा पढ़ो अभी, ठीक है, अभी पी वाई क्यू ये सब तुम खुद करो मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये क्या तुमने स्पून फीडिंग कर रखी है? ठीक है, कि टीचर ही पढ़ाए, टीचर ही पी वाई क्यू करवाए, चलो ठीक है, खुद से भी तो कुछ करो। तुम्हें नोट्स भी, ठीक है, बने बनाए मिल रहे हैं, सब कुछ तुम्हें, तो खुद से कुछ मेहनत नहीं करनी, खुद से बस केवल, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन ऑन करनी है, बस मतलब खुद से इतना करना है कि मोबाइल फोन ऑन करके हमें ऐप खोलना है टाइम पर, बस इतना काम हमें खुद से करना है। बेटा खुद से भी मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चे जी। तो हमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता समझ में आ गई। अब समाजवाद, समाजवाद हमने कल ही समझा है। समाजवाद क्या है बच्चे? ठीक है, सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित एक विचारधारा है। समाजवाद को मैं यहां नहीं लिखूंगा, है ना, समाजवाद को मैं यहां लिखूंगा। चलो, समाजवाद, समाजवाद क्या होता है? यहां लिख दिया मैंने। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित विचारधारा। समाजवाद, ओ सॉरी सॉरी माफ करना, समाजवाद, ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता पर आधारित विचारधारा, राजनीतिक और आर्थिक समानता पर आधारित विचारधारा, आधारित विचारधारा। तो एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जो राजनीतिक और आर्थिक समानता पर आधारित हो। एक ऐसी विचारधारा जो राजनीतिक और आर्थिक समानता पर आधारित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समाजवाद कहेंगे। ठीक है, समाजवाद हमारे यहाँ मेरे प्यारे बच्चे, भारत में जो समाजवाद है, भारत में समाजवाद का कौन सा रूप अपनाया गया है, बस ज्यादा से ज्यादा आपसे यही पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भारत में
लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में कैसा समाजवाद है बच्चे? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का आदर्श है, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, कोई भी आपसे पूछे तो लोकतांत्रिक समाजवाद बच्चे किसी भी तरह की कोई हिंसा की बात नहीं करता। लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि हमें आय के मध्य असमानता को समाप्त करना है, आय के मध्य असमानता को समाप्त करना है, समाप्त करना है, ठीक है। दूसरा, धन और उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण को रोकना है, धन तथा उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण को रोकना है, रोकना है, ठीक है। भौतिक, समाज की भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व बंटवारा करना है, संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण करना है, उचित स्वामित्व वितरण करना है। भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व वितरण, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण को ठीक है रोकना है, और आय के मध्य बच्चे असमानता को समाप्त करना है, ये इंश्योर करना है कि सभी लोगों के। तो हमारे यहाँ पर ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, और ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा मार्क्सवाद नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की हिंसक क्रांति के माध्यम से ये ठीक है इस तरह की बातें नहीं करता। मैंने कल आपको मार्क्सवाद भी समझाया है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है भैया मेरा, ठीक है। ये बात आई समझ में सभी को? ये बात आई सभी को समझ में? यहां तक किसी भी मेरे प्यारे साथी को कोई इश्यू तो नहीं? तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है, दो विशेषताएं हमने समझ ली। पहली विशेषता हमने समझी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता क्या होती है, ये बात हमारी समझ में आ गई। दूसरी विशेषता हमने समझ ली कि समाजवाद, ठीक है। तो यहाँ पर समाजवादी है, तो समाजवादी का मतलब है कि समाजवाद क्या होता है, तो समाजवाद पर आधारित विचारधारा समाजवादी विचारधारा है, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। तीसरा है भैया पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष को मैं यहीं पर समझा दूं, आगे लेकर चलूं, चलो आगे लेकर चलता हूं, हमारे पास बहुत पेज है, पेज की कोई कमी नहीं है। तो तीसरा है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, ठीक है। ये भी हमारी एक विशेषता है पंथ निरपेक्ष। अब समझना, ठीक है, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, धार्मिक आधारों पर राज्य तीन प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, धार्मिक आधारों पर राज्य तीन प्रकार के होते हैं, सब लोग यहां पर फोकस करेंगे। राज्य तीन प्रकार के होते हैं धार्मिक आधारों पर। कौन कौन से तीन प्रकार के राज्य होते हैं धार्मिक आधारों पर? धार्मिक आधारों पर राज्य तीन प्रकार के होते हैं। तो धार्मिक आधारों पर जो राज्य तीन प्रकार के होते हैं, वह धार्मिक आधारों पर राज्य बेटा कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो सबसे पहले होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिनको आप सीधे सीधे कह देते हैं कि भाई वह धार्मिक राज्य ही हैं। पहले होते हैं जिनको आप बोल देते हैं कि भाई वो धार्मिक राज्य ही हैं, धार्मिक राज्य, रिलीजियस स्टेट। दूसरे होते हैं कि धार्मिक राज्य नहीं होते, लेकिन वह धर्म प्रभावित राज्य होते हैं, धर्म प्रभावित राज्य होते हैं, धार्मिक नहीं होते बल्कि धर्म प्रभावित होते हैं। और तीसरे जो राज्य होते हैं वह कैसे होते हैं भैया जी? वह धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, बात एक ही है, वह धर्म निरपेक्ष होते हैं, धर्म निरपेक्ष होते हैं। तो धार्मिक आधारों पर बेटा राज्य तीन प्रकार के। धार्मिक राज्य का मतलब ये होता है जहां किसी भी धार्मिक मान्यता के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता हो। तो जिस राज्य में, ठीक है, जिस राज्य में किसी धार्मिक मान्यता, धार्मिक मान्यता अथवा विश्वास के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता हो,
जिस राज्य में किसी धार्मिक मान्यता अथवा विश्वास के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता हो। आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता हो। जिस राज्य में किसी भी धार्मिक मान्यता अथवा विश्वास के आधार पर बेटा शासन व्यवस्था का संचालन होता हो। शासन व्यवस्था का संचालन होता हो। शासन व्यवस्था का संचालन होता हो। आ रही बात समझ में? बोलो क्लियर है? तो जिस भी राज्य में, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस भी राज्य में किसी धार्मिक मान्यता अथवा विश्वास के आधार पर, जैसे किसी भी, देखो हर एक धर्म की अपनी एक पवित्र पुस्तक होती है। हर एक धर्म की बेटा अपनी एक, ठीक है, पवित्र पुस्तक होती है, इसको होली बुक कहते हैं, पवित्र पुस्तक। जैसे इस्लाम में आप बात करेंगे बच्चे तो वह कुरान है, ईसाई में आप बात करेंगे बाइबल है, हिंदुओं में गीता है। तो पवित्र पुस्तक क्या है बच्चे? वहां का संविधान है। पवित्र पुस्तक जो है वह संविधान होता है उस देश में, ठीक है, वो संविधान है, मतलब उसमें जो भी लिखा हुआ है उसी के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। तो पवित्र पुस्तक संविधान है, ठीक है। साथ ही वह पवित्र पुस्तक ना केवल संविधान है बल्कि वह पवित्र पुस्तक एक तरह से बच्चे विधायिका है, ठीक है। उसमें लिखा गया जो है वही कानून है, जो भी उसमें लिखा गया वो कानून है, ठीक है, वो विधायिका है। और जो, ठीक है, जो धार्मिक प्रमुख होगा, जो उस धर्म का प्रमुख होगा, मैं समझाऊंगा, जो धार्मिक प्रमुख होगा वह बच्चे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो हेड ऑफ स्टेट होगा, प्लस वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वह कार्यपालिका का भी प्रमुख होगा। और इतना ही नहीं बच्चे, जो धार्मिक प्रमुख होगा उस धर्म का प्रमुख, वो न्यायपालिका का भी प्रमुख होगा, वह न्यायपालिका का भी प्रमुख होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मध्यकाल में, ठीक है, खलीफा की सत्ता को मान्यता देते थे बहुत सारे राजवंश, ठीक है। इसमें चाहे आपके दिल्ली सल्तनत के वंश भी थे, उन्होंने भी खलीफा की सत्ता को मान्यता दे रखी थी, लेकिन वो एक नाम मात्र की थी खलीफा की सत्ता को मान्यता। केवल सांकेतिक रूप से वो खलीफा को अपना प्रमुख बनाते थे, मानते थे, लेकिन चलती तो बच्चे वहां पर, मतलब वहां पर था तो राजतंत्र ही, वहां पर था तो राजतंत्र ही। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसका वर्तमान में कोई एग्जाम्पल है? जी हाँ बिल्कुल है। इसका एग्जाम्पल, आप वेटिकन सिटी जाइए। वेटिकन सिटी, ठीक है, एक रिलीजियस स्टेट है। वेटिकन सिटी एक धार्मिक राज्य है। वेटिकन सिटी में जो उस धर्म का प्रमुख है, मतलब वेटिकन सिटी एक धार्मिक राज्य है और वहां पर ईसाई धर्म ही, ठीक है, एक प्रमुख धर्म है। और ईसाई धर्म की मान्यता और विश्वास के आधार पर ही वेटिकन सिटी में शासन व्यवस्था का संचालन होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ईसाई धर्म की मान्यता के आधार पर ही वेटिकन सिटी में शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अब आपको समझना क्या है, ये बात आप बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा, जानना। आपको समझना ये है कि वहां पर जो, ठीक है, वहां पर जो आपकी बाइबल है, बाइबल वेटिकन सिटी का संविधान है, ठीक है। बाइबल क्या है? बाइबल वेटिकन सिटी का संविधान है। बाइबल इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेटिकन सिटी, ये बात ध्यान रखना। बाइबल वेटिकन सिटी का बेटा संविधान है, ठीक है। और जो धार्मिक प्रमुख है, पोप, पोप जो है वह उस धर्म का मुखिया है, वो हेड ऑफ स्टेट है, वो राज्याध्यक्ष है, ठीक है, मतलब वही कानूनों को लागू करवा रहा है। हालांकि वह कानूनों को लागू करवाने के संदर्भ में कई सारे अधीनस्थ धार्मिक अधिकारियों की मदद भी ले रहा है, लेकिन वह हेड ऑफ स्टेट है, वह, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट है। उसी के नाम पर आप ये कह सकते हैं कि देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। और इतना ही नहीं, वो न्यायपालिका का भी प्रमुख है। तो जैसे वेटिकन सिटी, आप ऐसा कहेंगे कि भैया ऐसे राज्य धार्मिक राज्य होते हैं, ऐसे राज्य धार्मिक राज्य होते हैं। दूसरा है धर्म प्रभावित राज्य। धर्म प्रभावित राज्य होते हैं जैसे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, देखिए, जहां सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती, जहां पर किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, उसको धर्म प्रभावित राज्य कहेंगे। तो धर्म प्रभावित राज्य है जहां, जहां किसी एक धर्म को, जहां किसी एक धर्म को, एक धर्म को, ठीक है ना, यहाँ किसी एक धर्म को बेटा राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाता है, किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाता है। एक धर्म को
राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाता है। ये बात ध्यान रखना, किसी एक धर्म को बेटा हम किसका दर्जा दे देंगे, किसी एक धर्म को हम राजकीय धर्म का दर्जा दे देंगे, किसी एक धर्म को हम राजकीय धर्म का दर्जा दे देंगे, ठीक है। और अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती। मतलब एक ही धर्म हमारा राजकीय धर्म है, लेकिन अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की, मैं समझाऊंगा आपको। अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती। धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती। अन्य धर्म के लोगों को, तो किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाता है और अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की किसी भी प्रकार की बच्चे कोई गारंटी होती ही नहीं है। ये बात मेरी समझ में आ रही है? देखिए, जैसे पाकिस्तान, जैसे ईरान, जैसे अफगानिस्तान, इस्लाम राजकीय धर्म है। अन्य धर्म के लोगों को हम इबादत की, उपासना की, आचरण करने की किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं देंगे, केवल उसी धर्म के लोगों को देंगे, ठीक है, जो उस राजकीय धर्म को फॉलो करते हैं। राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम, ठीक है। तो वो धर्म प्रभावित राज्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरे होते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे होते बच्चे? सभी धर्मों को धार्मिक समानता की और स्वतंत्रता की गारंटी होती है, जहां सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता एवं समानता की गारंटी होती है। समानता की गारंटी होती है, ठीक है बच्चे। सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता एवं समानता की गारंटी होती है, जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता, जहां राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, नहीं होता, और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। समान व्यवहार करता है, ठीक है भैया। तो जहां पे राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? प्लीज एक बार बताएंगे, ठीक है बच्चे। तो धार्मिक आधारों पर राज्य तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है प्रीति। और धार्मिक आधारों पर राज्य जो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो धार्मिक, धर्म प्रभावित, धर्म निरपेक्ष। हम कैसे धर्म निरपेक्ष हैं? हमारा अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं। धर्म प्रभावित जैसे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जैसे, ठीक है, जहां पर किसी एक धर्म विशेष को राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाता है और अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी जाती, ठीक है जी। और पहला है धार्मिक राज्य, जिस राज्य में बेटा किसी भी धार्मिक मान्यता अथवा विश्वास के आधार पर शासन संचालित होता हो, जैसे वेटिकन सिटी जी। अभी आप पढ़ो अच्छे से ध्यान लगा के, ठीक है। आप जो बीच बीच में सवाल करते हो ना, इससे क्लास बहुत डिस्टर्ब होती है। आपको इतना समझदार होना चाहिए। चलिए जी, ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। बड़ी छोटी सी बात थी, बड़ी छोटी सी बात थी मुकेश, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं रहा होगा, ठीक है ना भैया। चलो, तो पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होते हैं ये भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे बेटा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखो, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है बेटा ऐसा राज्य जहां पर जनता का शासन हो, ऐसा राज्य जहां पर जनता का शासन हो। तो मैं अभी लोकतंत्र को भी यहीं पर पढ़ाऊंगा,
लोकतंत्र भी यहीं पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसी में। अब गणराज्य पर आते हैं। गणराज्य का मतलब होता है बेटा ऐसा राज्य जहां पर हेड ऑफ स्टेट मतलब राज्याध्यक्ष, बस एक लाइन की परिभाषा है भैया कि राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है, ऐसे राज्यों में वंशानुगत नहीं होता, नहीं होता है, बल्कि बल्कि वह है, ठीक है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, बल्कि वह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है। अब वे जनता के द्वारा निर्वाचित हो या तो बेटा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है, वे जनता के द्वारा निर्वाचित हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वे जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वे वंशानुगत नहीं होता, ठीक है, वे बेटा वंशानुगत नहीं होता, तो उसको हम गणराज्य कहेंगे। जैसे ठीक है, हम गणराज्य हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रपति जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन इंग्लैंड ऐसा नहीं है, पता है तुम्हें, इंग्लैंड लोकतंत्र तो है और वो विश्व का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र है, ये भी बात सही है इंग्लैंड, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड विश्व का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र होने के बावजूद भी एक रिपब्लिक नहीं है, एक गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का हेड ऑफ स्टेट वहाँ का राजा या रानी, जो वहाँ का क्राउन होता है वो होता है, लेकिन हम हैं गणराज्य, ठीक, हम एक रिपब्लिक है। वाई? क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है वह इलेक्टेड है, वो बात अलग है कि वह जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन ठीक है ही और सी विल बी इलेक्टेड, वो इलेक्टेड ही होगा चाहे कोई भी सही। ये बात समझ में आ रही है? तो वह जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, डज नॉट मैटर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब यहाँ पर सवाल एक पैदा हुआ, ठीक है, अभी अभी कि सर लोकतंत्र आप हमें समझाइए, ठीक है, लोकतंत्र ये बताओ, ठीक है सब लोग, ठीक है, कि आपको लोकतंत्र समझना है, और जब आपको लोकतंत्र समझना है मेरे प्यारे बच्चे, तो आइए, ठीक है, लोकतंत्र के मैं आपको प्रकार बताता हूं। लोकतंत्र, लोकतंत्र कई प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चे, लोकतंत्र के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोकतंत्र के जिस प्रकार के बारे में बात करेंगे वो हम बात करेंगे जनता और शासन के मध्य संपर्क के आधार पर। लोकतंत्र कई प्रकार है, लेकिन आपको केवल यहां पर यही पढ़ना है कि भाई जनता और शासन के मध्य संपर्क के आधार पर लोकतंत्र, जनता और शासन के मध्य संपर्क के आधार पर लोकतंत्र, जनता और शासन के मध्य संपर्क के आधार पर लोकतंत्र, आधार पर लोकतंत्र। तो जनता और शासन के मध्य संपर्क के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का है, ठीक है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दो प्रकार का लोकतंत्र है, जनता और शासन के मध्य संपर्क के आधार पर दो प्रकार का है, ठीक है, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दो प्रकार का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि बेटा जनता, ठीक है, सीधे सीधे बच्चे शासन में भाग लेती है, जनता और शासन के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जनता सीधे शासन की क्रियाओं में भाग लेती है, जहां जनता सीधे शासन क्रियाओं में भाग लेती है, जनता सीधे शासन क्रियाओं में भाग लेती है ना, ये ध्यान रखना बेटा, जब जनता सीधे शासन की क्रियाओं में भाग ले रही है, मतलब कैसे? मतलब कैसे मेरे प्यारे बच्चे, कि जब जनता सीधे शासन क्रियाओं में भाग ले रही है, सर कैसे? कि भैया ठीक है, जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करती है,
जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करती है, निर्माण करती है। जनता स्वयं ही कानूनों को लागू कराती है और न्याय करती है। कोई बिचौलिया नहीं है, स्वयं ही कानूनों को लागू करवाती है, और न्याय करती है। ये ध्यान रखना, स्वयं ही कानूनों को लागू करवाती है जनता, और न केवल स्वयं ही कानूनों को लागू करवाती है बच्चे, बल्कि जनता, ठीक है, न्याय भी करती है। तो जनता स्वयं ही कानूनों का निर्माण करवाती है, कानूनों का लागू करवाती है और न्याय करती है। तो जहां जनता सीधे शासन की क्रियाओं में भाग लेती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बच्चे, तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता स्वयं नहीं करती। जनता क्या करेगी बच्चे? जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, और वो जो प्रतिनिधि होते हैं बच्चे, वह शासन की क्रियाओं में भाग लेते हैं, शासन की क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह देते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जनता सीधे शासन की क्रियाओं में भाग नहीं लेती, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य का संचालन कर देती है। तो लिख दूं मैं इस बात को, जहां जनता सीधे शासन क्रियाओं में भाग नहीं लेती, जहां जनता सीधे शासन क्रियाओं में भाग नहीं लेती, भाग नहीं लेती, बल्कि बल्कि वह अपने वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बल्कि वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। ठीक है, वह बेटा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। तो जहां पर जनता सीधे शासन क्रियाओं में भाग नहीं लेकर बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हमारे यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है आप बताएंगे बच्चे? तो हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे? देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ हमारे यहाँ पर। कैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भैया? कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने और वो प्रतिनिधि कानूनों को लागू करवा रहे हैं, वो प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण कर रहे हैं, वही प्रतिनिधि कानूनों के आधार पर न्याय कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि लोकतंत्र। आगे ये बात समझ में सभी को? आगे ये बात सभी को समझ में? प्लीज एक बार बोलेंगे। तो लोकतंत्र जनता और शासन के मध्य संपर्क के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अधिकांशतः देशों में यही है, जिन भी देशों में लोकतंत्र है अधिकांशतः देशों में यही है बेटा। क्यों? ये क्यों नहीं है? अधिकांशतः देशों में लोकतंत्र का यही प्रकार है, ऐसा क्यों? लोकतंत्र का यही प्रकार है, ऐसा क्यों है मेरे प्यारे बच्चे कि अधिकांश देशों में? देखिए, एक तो बच्चे इसके पीछे रीजन है कि जनसंख्या, और दूसरा भूभाग। देखो, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा भूभाग, ठीक है, तो स्वयं हम लोग बेटा ना कानूनों का निर्माण कर सकते, ना ही लागू करवा सकते। अब तुम सोच के देखो कि भारत के सभी लोगों को कानूनों का निर्माण करने की आज़ादी होती है, कि भारत के लोग ही कानूनों का निर्माण करेंगे, ठीक है, प्रतिनिधि नहीं। तो एक महिला बोल रही होती है कि लिपस्टिक से सभी प्रकार के जीएसटी को हटा दिया जाए, तो दूसरी महिला बोल रही थी कि जो भी फेस मास्क और जो भी फाउंडेशंस और जितने भी, ठीक है, कॉस्मेटिक के सामान हैं वह सभी निःशुल्क कर दिए जाएं, उन पर किसी भी प्रकार की ना केवल टैक्स और ड्यूटी बल्कि कोई भी उन पर एमआरपी ना लगे, वो सभी के लिए फ्री हो।
तो वहीं दूसरी महिला कह रही होती कि जितना भी घर का काम है, जैसे कि खाना बनाना, झाड़ू पोंछा इत्यादि, ये सभी, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजने तक के सभी कार्य पुरुषों के द्वारा किए जाएं, और पुरुष ये सारे कार्य कर कर मार्केट सारे कार्य करके काम पे जाएं, और काम पर जाने के बाद शाम को वह घर पर, ठीक है, 4 पैसे कमा कर भी लाएं, जिससे कि अच्छे से हमारा घर का जीवन यापन हो सके। मतलब कहने का रही है महिलाओं के बारे में नहीं, ठीक है, पुरुष भी ऐसे कह रहे थे, ठीक है, पुरुष कह रहे होते कि जितने भी मादक पदार्थ हैं वे सभी निःशुल्क कर दिए जाएं, और साथ ही अगर मादक पदार्थ पीकर कोई भी पति घर पर आता है तो उसकी पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी उन्माद या किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। ठीक है, सोच के देखो, मतलब ये हंसी मजाक की बात है, लेकिन हमारे देश में, भारत देश में बेटा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे यहाँ देखो, ठीक है, भाषाई विविधता बहुत अधिक है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, वर्गीय विविधता बहुत अधिक है हमारे यहाँ पर, सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक है हमारे यहाँ पर, भौगोलिक विविधता भी बहुत अधिक है। तो क्षेत्रीय विविधता है, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, ठीक है, नस्लीय, ठीक है, वर्गीय, सभी प्रकार की विविधता है। ठीक है, जैसे भारत के बारे में बोला जाता है कि 4 कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे वानी, ये भारत के बारे में कहा जाता है। तो ऐसे देश में बड़ा मुश्किल होता कि विभिन्न विभिन्न इंटरेस्ट समूह के लोग एक जैसा कानून बना पाते। ठीक है ना, बहुत सारे डिस्प्यूट होता, पता पड़ता कि कानूनों को निर्माण करने में हम एक दूसरे से ही लड़ गए, हम एक दूसरे से ही, ठीक है ना, डिशम डिशम कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम स्वयं कानूनों का निर्माण नहीं करते, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि जनता के लिए शासन कार्य का संचालन करते हैं। और हमारे यहाँ पर जिस एक प्रकार का लोकतंत्र है, वह कौन सा है? लोकतंत्र भी कई प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जैसे मैंने बोला था ना, कार्यपालिका, तो कार्यपालिका संसदीय होती है, अध्यक्षात्मक होती है, बहुल होती है, और आपकी दोहरी होती है। तो हमारे यहाँ पर ये लोकतंत्र के भी प्रकार है। तो हमारे यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो संसदीय कार्यपालिका है, कि कार्यपालिका और विधायिका के चुनाव अलग अलग नहीं होते, बल्कि विधायिका में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होता है, स्पेशली जनता के सदन में, तो विधायिका में भी जनता का जो सदन है वो कौन सा है? लोकसभा। तो विधायिका में जो जनता का सदन लोकसभा है, उस लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होगा वो अपनी सरकार बनाएगी। तो इसलिए हमेशा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए हमेशा कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है जी। ये बस समझ में आ रही है? तो मैं इसलिए इस तरह का एग्जांपल देता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ सके। चलो, अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा आप बताएंगे, ठीक है, मुझे, कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, यहाँ तक किसी भी साथी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है? आवाज कुछ अलग लग रही है लास्ट 2 क्लासेस से। तेजवीर जी, क्लियर हुआ आपको? चलिए, ठीक है। तो ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बच्चे, जहां जनता, ठीक है, जहां जनता सीधे शासन की क्रियाओं में भाग लेती है, जनता और, ठीक है, शासन के बीच में बेटा कोई बिचौलिया नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है, जहां जनता ही सीधे शासन में भाग लेती है। लेकिन जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है, जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब, ठीक है, क्या विश्व में कोई ऐसा भी देश है जहां पर है सर, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत है, बड़ा सीमित है, सीमित मात्रा में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सीमित मात्रा में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सीमित मात्रा में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एक देश है ऐसा, बताएंगे आप में से कोई? आप लोग राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, पढ़कर आए होंगे पॉलिटिकल साइंस, तो वो देश कौन सा है? तो वो है स्विट्जरलैंड। वो देश कौन सा है? वो देश है स्विट्जरलैंड। यहां पर पहल और जनमत संग्रह के माध्यम से, इनिशिएटिव और रेफरेंडम, पहल और जनमत संग्रह के माध्यम से लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत सीमित से अर्थों में विद्यमान है, बहुत सीमित से अर्थों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है, पहल और जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक है, जन्म संग्रह के माध्यम से। कैसे? पहल क्या होता है कि जैसे मान के चलिए स्विट्जरलैंड की महिलाओं को लगा, ठीक है, कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि यदि कोई भी पुरुष, ठीक है ना, अपनी स्त्री पर, अपनी पत्नी पर तेज आवाज में भी बात करता है, ठीक है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा भी तेज बोला,
तो तुरंत उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। ठीक है, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठा गया एक जबरदस्त कदम होगा, जिससे कि महिलाएं सशक्त बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, और पुरुष महिलाओं को किसी भी प्रकार से ना कोई शोषण कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर तेज आवाज में भी बोल दिया तो तुरंत फांसी की सजा। ठीक है, अब मान के चलो, ठीक है, स्विट्जरलैंड की सभी महिलाओं ने ये सोचा कि भाई ऐसा कानून बनना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले इस कानून बनाने के लिए पहल की तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने स्विट्जरलैंड की जो सरकार है, ठीक है, उस सरकार के समक्ष जो है बच्चे ये प्रस्ताव भेजा सभी महिलाओं ने। ठीक है ना, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से, किसी एक महिला ने बोला या किसी एक सामाजिक कार्यकर्ता ने, और सबने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की, तो ये पहल हुआ। सबसे पहले पहल सरकार को लगता है कि नहीं यार, ठीक है, ये कानून बनना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा कानून होना चाहिए। तो सरकार फिर, ठीक है, उस कानूनों पर लोगों का, ठीक है, रेफरेंडम करवाएगी, वोट पड़वाएगी, जनमत संग्रह करवाएगी सरकार। और जब सरकार जनमत संग्रह करवाएगी तो जनमत संग्रह में अगर 50% से ज़्यादा वोट मिल गए, ठीक है, तो ऐसा कानून बन सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीमित अर्थों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। सीमित अर्थों में क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनता की इच्छा सीधे कानून का रूप धारण कर लेती है। जहाँ पर जनता की इच्छा सीधे कानून का रूप धारण कर ले, जहाँ जनता स्वयं कानूनों के निर्माण में पार्टिसिपेट करे, कोई बीच में बिचौलिया ना हो। अब हम आएंगे इस पर, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जनता की इच्छा के अनुसार ही कानून बने, ऐसा आवश्यक नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर ऐसा जरूरी होता कि जनता की इच्छा पर ही कानून बने मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम्हें पता है कि किसान 1 साल तक बैठे रहे थे, ठीक है, दिल्ली में, जो आपके एग्रीकल्चर बिल आए थे, कृषि बिल आए थे, इनके विरोध में। ठीक है, किसानों के लिए कृषि बिल आ रहा है और किसानों से पूछा ही नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि भैया जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून बना रहे हैं, और जब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून बना रहे हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि भाई जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने कानून बनाया है, तो जनता की इच्छा के अनुसार ही कानून बना होगा। लेकिन कई बार कानून जनता की इच्छा के अनुसार नहीं बनता, और बेटा वो तो छोड़ो, तुम जनता को पता तक नहीं चलता कि क्या कानून बन गया। जनता को पता भी नहीं चलता कि क्या कानून बन गया, कैसा कानून बन गया, जनता को, ठीक है, इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है। और वो जनता के लिए कानून बन रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वो जनता के लिए कानून बन रहा है, जनता को पता भी नहीं है। जी, ठीक है, तो ऐसा लेकिन मान लिया जाता है क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो जनता की इच्छा के अनुसार ही वो कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जब जनता सीधे कानून के निर्माण में भाग नहीं लेती, बल्कि वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लेती है। यार तुम्हारी समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। तो धार्मिक आधारों पर राज्य 3 प्रकार के होते हैं, और धार्मिक आधारों पर वह जो राज्य बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो राज्य मैंने आपको बताए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले धार्मिक राज्य, धार्मिक राज्य मैंने आपको बता दिया। दूसरा धर्म प्रभावित राज्य मैंने आपको बता दिया। तीसरा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बात एक ही है, हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी में, मतलब ये बाद में शब्द जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष, लेकिन ठीक है उस समय जब ये शब्द जोड़ा गया तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग ना करके पंथ निरपेक्ष, मतलब इंग्लिश में दोनों का सेकुलर है, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते थे कि धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का पालन, और कर्तव्यों के पालन के सापेक्ष होना चाहिए व्यक्ति, निरपेक्ष नहीं। है ना, हमारा धर्म क्या है? जैसे एक पिता का धर्म क्या है? ठीक है, तो पिता की कर्तव्यों का पालन करना। एक पुत्र धर्म क्या है? पुत्र के कर्तव्यों का पालन करना। ऐसे ही एक बॉयफ्रेंड का धर्म क्या है? ठीक है, एक बॉयफ्रेंड का धर्म क्या है? ठीक है ना, ये बताइए बच्चे। तो बॉयफ्रेंड के कर्तव्यों का पालन करना। तो बॉयफ्रेंड के कर्तव्य क्या है? ठीक है ना, जितने भी प्रकार के ओकेजन्स आते हैं, सभी ओकेजन पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट दे। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों पर गिफ्ट दे। ठीक है, कोशिश करे कि कोई भी दिन ऐसा ना जाना चाहिए जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड गिफ्ट से वंचित रह जाए। ठीक है, बिल्कुल भी गुस्सा ना करे। छोटी सी अगर गुस्सा हो जाती है तो चुपचाप पूछे कि मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरा बाबू क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरह की चीजें, ये एक उसका धर्म है। तो ये धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्यों का पालन करना, इसको आप धर्म कहते हैं, कर्तव्यों का पालन करना। तो महात्मा गांधी के अनुसार धर्म वही था। अगर हम धर्मनिरपेक्ष शब्द यहाँ पर शामिल करते, धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हम अपने कर्तव्यों से निरपेक्ष है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पंथ, ठीक है, क्या शब्द? पंथ या संप्रदाय। ठीक है, पंथ या संप्रदाय का मतलब होता है, ठीक है, आपका वह वाला एस्पेक्ट जहां पर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, वह वाला एस्पेक्ट आपका।
ठीक है, तो हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये 4 प्रमुख विशेषताएं हमने बताई, और यार पता ही नहीं चला यार, 1 घंटा हो गया। मुझे ऐसा लगा है कि अभी 5 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, कभी एक क्लास, ठीक है, 1 घंटा हो जाता है, समझ में नहीं आता यार। ठीक है, ये, ठीक है, हमने 4 विशेषता बताई, और उम्मीद करता हूँ ये चारों की चारों विशेषताएं मेरे जितने भी प्यारे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, उन सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अंजलि जी, सर मैं आपसे 2021 में भी पढ़ी हूँ, और आप तब से बहुत मोटे हो गए हैं। अरे, ये तुमने क्या बोल दिया मेरी बहन जी, ये तुमने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। हाथ रखना कहते हैं या पैर रखना कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, चिंता ना करो, ठीक है, मैं पतला होके दिखाऊंगा तुम लोगों को। एम चंद जी बार बार एक ही बात करें, खजुराहो कब आएंगे? अरे यार तुम हमें फ़ोन करो, हमें व्हाट्सएप करो, हाय हेलो, हम आएंगे तुमसे मिलने। यार तुम क्या बात कर रहे हो? ठीक है, पता पड़े कि हम आए और तुमने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया कि खाम खा इसको चाय पिलानी पड़ेगी, हो सकता है खाना खिलाना पड़े। HOS मीन्स बेटा हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, राज्य अध्यक्ष। इसका मतलब है कि जब मैं समझा रहा था तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर आप लेट आए होंगे क्लास में, इसलिए आपको नहीं पता। ठीक है, हर एक शब्द जो भी मैं लिखता हूँ, ठीक है, उसका अर्थ में साथ ही साथ, अगर मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो मैं साथ ही साथ बताता हूँ उसका अर्थ क्या है, साथ ही साथ मैं उसका अर्थ बताता हूँ। लोकतंत्र, ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? आई है। लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार है, जैसे दलों के आधार पर, दलों की संख्या के आधार पर, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, हमारे यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र है। ठीक है, वो सब हमें नहीं जानना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अब विशेषताओं को कंटिन्यू करते हैं। 4 विशेषताएं, ठीक है, इसके बाद 5वीं विशेषता होगी इनेक्टेड रिटन एंड ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है। निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है हमारा। विशाल संविधान है, ठीक है, हमारा। ठीक है, इनेक्टेड है, रिटन है, एंड ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है। निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है। नेक्स्ट, 6वीं विशेषता जो है ये, ठीक है, मैं सारी विशेषताओं को लिख दे रहा हूं एक साथ, फिर सबको समझा दूंगा। ठीक है, हमारा संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है। संघात्मक मक, ठीक है, शासन व्यवस्था है, परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। शासन व्यवस्था है, परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। झुकाव है, ठीक है। इसके बाद 7वां, ठीक है ना, अनम्यता और सुनम्यता का मिश्रण है। अनम्यता और सुनम्यता का मिश्रण है। सुनम्यता का मिश्रण है, मिश्रण है, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, पंथनिरपेक्ष है, समाजवादी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ये सारी बातें तो मैंने बताई दी। अनम्यता और सुनम्यता का निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है, संघात्मक संविधान। हाँ, हमारे संविधान में, ठीक है ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमारी विशेषता है, स्वतंत्रता, ठीक है। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। सर्वोच्चता में समन्वय है।
समन्वय है, ठीक है। इसके अलावा हमारे संविधान में नॉट इवन ये है बच्चे, ठीक है, हमारे संविधान में संसदीय प्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय के अलावा अधिकार एवं कर्तव्यों के परस्पर, अधिकार एवं कर्तव्यों की पूरकता है, पूरकता है। ये सारी चीजें हमको समझनी है ना, पूरकता है। और कुछ समझने दो मुझे, और कुछ छूट गया क्या? अनम्यता सुनम्यता का मिश्रण है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, अधिकार एवं कर्तव्यों की पूरकता है, ठीक है। ठीक है, कोई याद आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा। देखो सबसे पहले निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। भाई मैं कसम खा के बता रहा हूं तुम सब लोगों की ठीक है सर, हमें क्यों मार रहे हो है छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, मैं तुम्हारी कसम झूठी थोड़ी नहीं खाऊंगा यार, तुम सोचो। ठीक है, तो मैं सही बता रहा हूँ, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ठीक है, जितना विशाल हमारे देश का संविधान है, वास्तव में उतना विशाल किसी और दूसरे देश का संविधान है ही नहीं। ठीक है, तो निर्मित, लिखित, विशाल संविधान। देखो निर्मित है, इनेक्टेड है, निर्मित है, इनेक्टेड है बच्चे। कैसे इनेक्टेड है, कैसे निर्मित है? ठीक है, क्योंकि संविधान सभा, एक संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो सर सबसे पहले इनेक्टेड कैसे है, हाउ? ठीक है, इट इज इनेक्टेड, ये निर्मित कैसे है? क्योंकि भैया जी संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है, इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हैं, 64 लाख रुपया खर्च हुआ है। ठीक है, अब 12 टोटल सेशंस हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलिए इसके बाद लिखित है, रिटन है, रिटन है बच्चे, जी हाँ रिटन है। ठीक है, रिटन का मतलब क्या है कि हस्तलिखित है, मूल प्रति जो है इसकी हस्तलिखित है, तो लिखित है, जी हाँ लिखित है, लिखित है। ठीक है, क्योंकि इसमें 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, और अब वर्तमान में 12 शेड्यूल्स हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं इसमें। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 इसमें अनुसूचियां हो गई हैं। एंड थर्ड वन इज ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव, ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव, ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, विशाल संविधान है। ठीक है, ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव है, विशाल संविधान है। तो भैया देखो जितने अनुच्छेद और जितने भाग इसमें है ना, विश्व का और किसी दूसरे संविधान में है नहीं। संघात्मक शासन व्यवस्था, मैंने बताया था कि कौन कौन से तत्व होने चाहिए संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए, जब मैं पढ़ाया था ना केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर। तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखित संविधान है। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे पहली पहचान क्या होती है कि भैया जी लिखित संविधान है, शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का पृथक्करण है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियतावाद की शक्तियां हैं। ठीक है, तो यही तो तत्व हैं जो हमारी शासन व्यवस्था को संघात्मक बनाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है, तो एकात्मकता की ओर झुकाव है, ऐसा क्यों किया गया? देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कुछ एकात्मक तत्वों का समावेश किया गया, जैसे केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे कि एकल नागरिकता, जैसे कि संसद के नए राज्यों को बनाने की और पुराने राज्यों के नाम, चित्र और सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति। तो एकात्मकता की ओर झुकाव है। ठीक है, मैंने संघात्मक और एकात्मक संविधान के तत्व लिखाए हैं, हाँ या ना बताओ बच्चे। तो इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है। अब अनम्यता और सुनम्यता का मिश्रण, ये भी मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको लिखवाया है, शायद नहीं लिखवाया तो मैं लिखवा दूँ। अनम्यता का मतलब होता है कठोर संविधान। कठोर संविधान किसको बोलेंगे? कठोर संविधान आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलेंगे, जहां पर संशोधन करना बहुत कठिन होता है। कठोर संविधान, अगर आप में से किसी की बीवी बहुत कठोर हो, ठीक है, तो आप प्यार से उसे बोलिए मेरी अनम्यता तुम कैसी हो, उसे पता ही नहीं चलेगा कि अनम्यता का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी, कठोरता। और जब वो पूछे कि इसका मतलब क्या होता है जी, अरे इसका मतलब बहुत प्यारा होता है। ठीक है, तो अनम्यता, अनम्यता का मतलब है कि ऐसा संविधान,
ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन हो, जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन हो। जब मैं संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा बच्चे, ठीक है। जी, एक तो सीरियस हो गया सर, हम लोगों की कसम मत खाया करें प्लीज। मेरे भाई इतनी सीरियस, अरे यार कौन सी दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई। चलो देखिए, समझ में आया सब। तो अब यहाँ पर ऐसा संविधान संशोधन करना जिसमें संशोधन करना कठिन होता है, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना कठिन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनम्य संविधान बोलते हैं। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान में बेटा आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करना बहुत कठिन होता है। ठीक है बच्चे, बहुत कठिन होता है। इसके लिए ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3, संसद में तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए, प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए, आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। ऐसे संविधान संशोधन में, कठिन संविधान संशोधन होते हैं बच्चे, तो आर्टिकल आर्टिकल 54 और 55 से संबंधित संविधान वो ठीक है, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित बच्चे कोई भी प्रावधान, 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान। इतना ही नहीं बच्चे, ठीक है, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है ना, मतलब मैं सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित प्रोविजन, हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान। तो ऐसा है ना, ये ऐसे प्रावधान है बच्चे जिनमें संशोधन करना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन, ये कठोर संविधान। दूसरा होगा, ठीक है, आपका लचीला संविधान, लचीला संविधान, लचीला संविधान, इसको सुनम्यता बोलेंगे, सुनम्यता, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब संशोधन करना बच्चे बहुत आसान होता है। देखिए, ऐसे संविधानों में संशोधन करना बहुत आसान होता है, संशोधन करना बहुत आसान होता है। चलो, कितना आसान होता है संशोधन करना बच्चे? साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, संशोधन करना बहुत आसान होता है, साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, साधारण बहुमत से, जैसे आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित प्रोविजन, ठीक है, इनमें आप केवल साधारण बहुमत से, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50%+1 से संशोधन कर सकते हैं। तो कठोर और रिजिडिटी, मतलब कठोर या रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी या, ठीक है, सुनम्यता, दोनों का अनोखा मिश्रण है, ठीक है, दोनों का अनोखा मिश्रण है। ठीक है, अब देखो, संविधान 2 प्रकार के होते हैं, शायद ये बात मैं आपको बता चुका हूं। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकसित और अलिखित, जैसे यूके का है, जैसे यूके का है। ये जो बात है मैं बोल रहा हूं ना, देखिए, ये एक एक बात बच्चे एग्जाम में पूछी गई बात है, और नॉट इवन, देखिए, पीसीएस वगैरह, यूपीएससी में। एक होता है विकसित एवं अलिखित संविधान, ये यूके का है, यूके का है, आपसे कोई पूछे। और भारत का कैसा है संविधान? भारत का है आपका, ठीक है ना, भारत का है आपका अलिखित, अलिखित, अलिखित। ओ, भारत का तो लिखित है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी बेटा, भारत का लिखित एवं, लिखित एवं
ठीक है, अविकसित संविधान, अलिखित एवं अविकसित, सॉरी, लिखित एवं अविकसित संविधान, दिमाग चल गया क्या मेरा, लिखित एवं अविकसित संविधान, अविकसित संविधान, ठीक है, भारत का है, ठीक है ना, ये यूएस का भी है, ये हमारे प्यारे इंडिया का भी है, इंडिया का। अब आप इसका मतलब, शायद ये बात मैंने पहले आपको बताई है, विकसित और अलिखित संविधान का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि वहां संविधान नाम का कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसे देशों में संविधान नाम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं, संविधान नाम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो फिर क्या है वहां पर, तो क्या है बेटा वहां पर, ठीक है, वहां पर जो रीतियां हैं, जो प्रथाएं हैं, ठीक है ना, जो नियम है, जो कानून है, उन्होंने ही विकसित होकर, विकसित होकर विधि का रूप धारण कर लिया है, वही विकसित होकर कानून का रूप धारण कर चुके हैं, और वही बच्चे एक तरह से संविधान बन गए हैं, वही संविधान बन गए हैं, ठीक है। ऐसे देशों में क्या होता है कि भाई संविधान नाम का डॉक्यूमेंट होता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नाम का डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसमें शासन व्यवस्था से संचालित नियम और कानून लिखे हुए होते हैं, शासन व्यवस्था से संचालित नियम और कानून लिखे हुए होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और बाकायदा इसका निर्माण किया गया होता है, इसका निर्माण किया गया होता है, जैसे भारत में एक संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया होता है, जैसे कि भारत में, ठीक है। तो हमारा लिखित एवं अविकसित है, अविकसित का मतलब है कि इसमें, ठीक है, समय के साथ संशोधन होते रहते हैं, जैसे हमारे संविधान में होते रहते हैं। अविकसित है क्योंकि इसमें समय के साथ संशोधन होते रहते हैं, समय के साथ संशोधन होते रहते हैं, होते रहते हैं, क्योंकि इसमें समय के साथ संशोधन होते रहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई जी, सभी को समझ में आया। अविकसित कैसे है सोनी, मैंने समझा तो दिया बेटा, अविकसित कैसे है सोनी। अच्छा ठीक, सोनी कह रही है चलो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हमारे यहाँ पर बेटा एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, ध्यान रखना, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। स्वतंत्र न्यायपालिका है मतलब न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है, इतनी स्वतंत्र है मेरे प्यारे बच्चे, कि वह संसद के द्वारा, ठीक है, या राज्य विधानमंडल के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश, या राज्यपाल के द्वारा या जारी अध्यादेश, या संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानूनों का पुनरीक्षण कर सकती है, उनका पुनरावलोकन कर सकती है, उनको रिव्यू कर सकती है उनको, ठीक है संदीप पाल जी, क्लियर है, बहुत अच्छे। संसदीय प्रभुता, ये संसदीय प्रभुता हमने ली है यूके से। संसदीय प्रभुता का मतलब होता है बेटा संसद मजबूत है, संसद ने जो कानून एक बार बना दिया सो बन गया, ठीक है, संसद मजबूत है, संसद ने जो कानून बना दिया सो बन गया, ठीक है। अब उसमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और न्यायिक सर्वोच्चता यूएस से लिया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब होता है, ठीक है, जहां पर न्यायालय को, जहां पर न्यायपालिका को, न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति होती है जेआर, और जुडिशियल एक्टिविज्म की शक्ति होती है जे, जहां पर न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू
और जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों की शक्ति होती है न्यायपालिका के पास, तो उसको हम न्यायिक सर्वोच्चता कहते हैं। अधिकार और कर्तव्यों की पूरकता है, एक तरफ मौलिक अधिकार है तो दूसरी तरफ कर्तव्य भी हैं। मैं बार बार बताता हूँ, अधिकार का मतलब क्या होता है, शायद मैंने आपको बताया भी है। अधिकार का मतलब होता है, जैसे ठीक है, मनीष की सिस्टर की शादी है और मनीष 3 भाई हैं, है ना। तो पापा ने क्या किया कि मनीष को बोल दिया कि बेटा मनीष ऐसा करना कि जैसे ही बारात आए तो बारातियों का स्वागत पान पराग से करना। पूरी व्यवस्था तुम्हें देखनी है कि बारात में कोई अव्यवस्था ना फैले, ठीक है। प्लस हलवाई अगर मटर मांगे, पनीर मांगे, ठीक है, सोया मांगे, खोवा मांगे, कुछ भी तुरंत एकदम समय से हलवाई को उपलब्ध करवाना है, जो भी हलवाई मांगे, ठीक है। टेंट वगैरह, टेंट वाला भी अगर कहे कि भैया एक बोल्ट कम पड़ रहा है, एक पेज कम पड़ रहा है, तो तुरंत जो है ना तुम्हें, ठीक है, उसे भी देखना है। ये तुम्हें सारे काम करना है। लेकिन जो और 2 मनीष के दोनों भाई हैं, ठीक है, क्योंकि मनीष 3 भाई हैं, जो दूसरे और 2 भाई हैं, ठीक है, उनको पिताजी ने 1-1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। और सेम चीज़ उनसे भी बोली कि बरातियों का स्वागत तुम्हें पान पराग से करना है, और जीजा जी के लिए अच्छी सी माला लेकर आना है, अपनी जीजी के लिए भी अच्छी सी माला लेकर आना है, और वो दुनिया भर की सारी बातें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात समझना। तो मनीष जो है, मनीष को केवल कर्तव्य सौंपे, अधिकार नहीं दिया पिताजी ने, कर्तव्य सौंपा, अधिकार नहीं दिया। तो ऐसे कर्तव्यों को क्या करोगे जब तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं है? बोलो, ऐसे कर्तव्यों का क्या करोगे जब तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं? दूसरा, ठीक है, आपके भाइयों को अधिकार और कर्तव्य दोनों दिए, तो इसका मतलब है कि उनसे जो जो उन्हें जब लगेगा कि ये चीज़ कमी है, ठीक है, तो उनके पास रुपया है, वो तुरंत खरीद के बाजार से लाकर दे देंगे हलवाई को या टेंट वाले को। लेकिन 2 चीज़ हैं अब यहाँ पर, एक बात मैंने बता दी, तो कर्तव्य और अधिकारों की पूरकता है। लेकिन एक बात बताओ, 2 लोग हैं, एक है मनीष, एक है दिग्विजय, 2 लोग हैं। तो मनीष को, ठीक है, कर्तव्य सौंप दिए थे मनीष के पिताजी ने, ठीक है, लेकिन अधिकार नहीं दिए थे। मुझे, ठीक है, अधिकार दे दिया, मुझे 1,000 रुपया दे दिया, मान के चलिए, हम थे ना, मेरे पिताजी ने, लेकिन ये नहीं बताया कि 1,000 रुपये खर्च कहाँ करना है। तो जैसे ही मुझे 1,000 रुपये दिया, तो मेरे 2-3 दोस्त हैं लफंडर टाइप के, तो मैं उनसे बोला कि यार आज तो पापा ने 1,000 रुपये दिए, 500 के 2 नोट। तो दोस्त कहते हैं यार बहुत हो गया यार, हमने किसी से सुना था कि भाई साहब बियर पीने में बहुत मजा आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में भाई मुझे अधिकार दे दिया, कर्तव्य आरोपित नहीं किया कि मुझे इन रुपयों का क्या करना है क्या नहीं करना, केवल अधिकार दे दिया, रुपए पकड़ा दिए, तो बड़ा मजा आता है। मैंने कहा हाँ, कि चला ट्राई करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक बोला कि भाई साहब बियर पीते पीते सिगरेट और पी लो तो और ज़्यादा मजा आता है। मेरे कहने का आशय क्या है? मेरे कहने का आशय ये है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं तो उस पर कर्तव्य भी आरोपित कीजिए, और अगर कर्तव्य दे रहे हैं तो उसको अधिकार भी दीजिए, क्योंकि कर्तव्य दे दिए और आपने अधिकार नहीं दिए तो ऐसे कर्तव्यों का कोई मतलब नहीं है, और अगर अधिकार दे दिए कर्तव्य आरोपित नहीं किए तो वो असीमित हो जाएंगे। क्या कोई पिता चाहेगा उसका बेटा बियर पिए, ठीक है, या फिर सिगरेट पिए? नहीं, ठीक है। अब जैसे ही बच्चा शाम को घर पे आया, पिताजी ने मुंह सूंघा, पता चल गया, पिताजी ने पिटाई लगाई। तो बेटा कहने लगा आप ही ने तो रुपए दिए थे, मुझे क्या पता इनका क्या करना था। मेरे दोस्तों ने कहा मैंने बियर पी ली। मेरी बात आ रही है ना समझ में? तो इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। तो अधिकार एवं कर्तव्यों की पूरकता, ये हमारे संविधान की विशेषता है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। विशाखा कह रही है सर एग्जाम्पल में, नहीं बेटा देखो मैं बहुत आदर्श बातें करने से बचता हूँ, जैसे ठीक है, मुझे पता है बहुत अच्छे से कि हमें, ठीक है, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका बहुत मान रखना चाहिए, उनका सम्मान रखना चाहिए, ठीक है। हम अपने जीवन के किसी भी एक क्षण पर ये अपने आप को महसूस ना करें कि हम असहज हैं, अगंभीर हैं, ऐसी बातें मुझ पे भी आती हैं करनी। लेकिन जब मैं चीज़ों को समझाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि माहौल लाइट रहे, मैं बहुत डार्क या फिर ऐसा डीप माहौल ना बना दूँ कि आपके ऊपर में कोई आदर्श थोप दो, ठीक है। मैं आदर्श ही हूँगा तभी तो शिक्षक बन पाया, ठीक है। और आपको भी पता है कि बच्चे, ठीक है, चारों विषय, और चारों विषय में आप लास्ट तक ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा मेरा फेवरेट विषय है और कौन सा नहीं, कौन सा मेरा अच्छा है। तो ये है, और ये कैसे हुआ होगा? जब हम अनुशासन में रहे होंगे तभी तो बेटा हम कर पाए होंगे, ये तो बड़ा स्वाभाविक है। प्रभाकर बिल्कुल बेटा करेंगे, करेंगे प्रभाकर।
जी। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आई? अरे कोई बात नहीं विशाखा। चलो, विशाखा इंजीनियरिंग में मेरी वो थी एक, क्या नाम है, मेरी क्लासमेट थी विशाखा, ठीक है, और पढ़ने में बहुत रद्दी थी। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसने मेरे ही असाइनमेंट टीपे हैं। ठीक है, मेरी असाइनमेंट टीप टीप के वो पास हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ विशाखा तुम पढ़ने में अच्छे होगे, तुम होशियार होगे। चलो ठीक है। ओके, तो ये सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं मैंने बताया, और एकात्मकता की हो चुका ये भी बताया। ठीक है, अब प्रस्तावना मुझे स्टार्ट करना था। ठीक है, लेकिन बच्चे, ठीक है, प्रस्तावना अब हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, प्रस्तावना अब हम कल स्टार्ट करेंगे। कल तो ज्योग्राफी का टर्न है यार, ओह। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्न पे प्रस्तावना। ओके, तो थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश, कोई नहीं मुकेश, इट्स ओके। ठीक है, ओके, ढेर सारा प्यार आप सभी को, है ना? लव यू, आप सभी को है। बाय बाय।